आज हम उपस्थित हैं शहर के जाने माने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वेदांता। कोई ऐसा नाम नहीं है आज जिससे कोई परिचित ना हो। तो मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर विमल भारद्वाज जी के चैम्बर में और कुछ जानूंगा राजनीति, समाज और हमारी चिकित्सा क्षेत्र के बारे में। डॉक्टर विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वाई न्यूज़ चैनल पर। जी सर, कुछ मैं चाहूँगा कि लोग इन दिनों नव वर्ष बड़ी धूमधाम से लोगों ने मनाया, नाइट क्लब में गए, सब कुछ चीज़ें हुई हैं। बस मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि सनातन को लेकर कुछ आपका फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो कुछ सनातन को लेकर कुछ थोड़ा सा आपकी राय इसमें अलग थी, तो मैं चाहूँगा प्रकाश डालें इस पर। देखिए, भारत का जो नववर्ष है वो हमेशा हम भारत की जो संस्कृति आदि अनादि काल से चली जा रही है उसको हमें जानना चाहिए। जो भी नववर्ष बीता है ये कैलेंडर परिवर्तन है, नववर्ष नहीं है। तो अब जब हर चीज़ को हम वेस्टर्न कल्चर से जोड़ के देखते हैं तो मैं इसको हम बोलेंगे कि इंग्लिश कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर जो है हमारा उसके परिवर्तन के, चूंकि पूरी दुनिया उसी पर एग्रेट है। आजकल जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, जितने भी एजुकेशन है, जितने भी जो भी काम हो रहे हैं सब इंग्लिश कैलेंडर पे आधारित है। तो इसलिए कैलेंडर परिवर्तन की मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं दी गई थी। इंग्लिश कैलेंडर परिवर्तन की जहाँ तक भारतीय नववर्ष की बात है तो वो चैत के प्रथम प्रतिपदा जो होती है, प्रथम दिन होता है नवदुर्गों का, शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा को वो नवदुर्ग उसको हम प्रथम उसको जो है नववर्ष पूर्व मानते हैं। और उस दिन आप नोटिस करेंगे इस दिन अभी क्या नववर्ष है, क्योंकि ना तो जो दिन 31 को जितनी ठंड थी उतनी ठंड 1 जनवरी को थी। जो इन्वायरमेंट तापमान में प्रकृति में जो भी परिवर्तन कोई तो मिला नहीं। जब आप चैत की नवदुर्ग जो भी इस वर्ष 9 अप्रैल को पड़ेगा, आप उसमें देखिए कितना परिवर्तन आता है। मौसम में एकदम बदलाव आता है, मौसम में बदलाव, प्रकृति में बदलाव, खेतों में बदलाव, खेतों की फसल में बदलाव, लोगों के रहन सहन में बदलाव, लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तो नववर्ष तभी तो मानेंगे जब हमारी मतलब कुछ चीज नई चीज आई निकल के। जिस तरह हम रह रहे थे तो यहाँ तो अभी तो इसलिए मैंने वो लिखा और मानता हूँ लोग इसको अब मानने भी लगे हैं और इसको लोग पहचानने भी लगे हैं। हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम लोगों का चैत शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा को जो पहला नवदुर्ग होता है तब माना जाता है और उसी दिन मनाना भी चाहिए। जी सर, चिकित्सा में तो जानते ही हैं, अधिकतर आपसे सब परिचित हैं। थोड़ा राजनीति में, जैसे आप भाजपा में काफ़ी समय से सक्रिय हैं और बहुत ग्राउंड फ्लोर से काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे रहकर काम कर रहे हैं, तो आगे संभावनाएं भी हैं कई जो, तो थोड़ा उस पर मुझे चाहिए आपसे कुछ थोड़ा प्रकाश डालें। और 2024 को आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव है और नमो ऐप है मोदी जी का, तो इस पर थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। देखिए, हम भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और सामान्य कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी जिम्मेदारी, जो भी अभियान और जिसमें भी हमको पार्टी जोड़ के चलती है, हमारे साथी हम सब लोग जितने भी मेरे शहर के और प्रदेश के प्रांत के ब्रज प्रांत में हम लोग आते हैं और प्रदेश में भारतवर्ष में जो भी कार्यकर्ता भाजपा सब तन मन धन से 24 घंटे 365 दिन 24x7 लगे रहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी माहौल में, चुनावी मेढक की तरह बाहर नहीं आते, जनता से कनेक्ट रहते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं। उनकी जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो भी तो आपने बात की नमो ऐप की, नमो ऐप एक अभियान है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान छेड़ा है। ये एक तरीके का सोशल मीडिया ऐप है, जैसे ट्विटर व्हाट्सएप चलाते हैं। इस पर आप सीधा जुड़ेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री जी से, पीएमओ कार्यालय से सीधा जुड़ेंगे इसमें। तो इसलिए अभियान है और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है उस कार्य को हम लोग पूरे शिद्दत से करते हैं। और एक बार हम लोगों की जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक प्रण है कि जिस तरीके से 2014 से अब तक, ये मैं नहीं कहता, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहे, आप गली गली गांव में निकल जाइए, हर जनता हर जगह, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय धर्म संप्रदाय का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे ठेले लगाने वाला हो, उसके जीवन में बदलाव आया है। मुझे अभी तक एक, जब माननीय मोदी जी जब डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे तो उसमें पार्लियामेंट में हमारे पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब हुआ करते थे। अभी भी आप जाएंगे गूगल पे या पार्लियामेंट गैलरी में, आप लोकसभा में सुनेंगे उनको, राज्यसभा के मेंबर थे शायद, तो उन्होंने कहा था कि डिजिटल आप जो कर रहे हैं, ये मजाक बनाया था उन्होंने,
क्या गांव के आदमी पास नेट मिलेगा? गांव के आदमी पास मोबाइल होगा क्या? आज इंडिया, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज इंडिया चाइना और रशिया अमेरिका को छोड़कर डिजिटल पेमेंट में सबसे नंबर 1 है, अग्रिम। आप जाइए, सब्जी लीजिए, आप नमो ऐप पे, उस पर पेटीएम पे या गूगल ऐप पे, भूमि या जो भी आपके भीम ऐप वगैरह सब पे रुपये सब पे अवेलेबल है। आदमी हर चीज, हर इवन जो आदमी कोई भी जो घरों में भी, जो कॉलोनी में जो आते हैं, वो भी आपको सोशल मीडिया डिजिटल ऐप की पेमेंट आप कर सकते हैं, लेके चलते हैं। हर जगह डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है। मुझे हाँ पता है अच्छी तरह, जब मैं कुछ सामान लेने जाता था तो मैं इसको प्रमोट करता था, वही भाई साहब आपका कहाँ है पेटीएम या नमो, जो भी है आपका रुपया, जो भी सोशल मीडिया का। आज मैं देखता हूँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहता है भाई साहब वो लगा हुआ है, उसको स्कैन कर लीजिए। तो ये परिवर्तन तो आया है। तो परिवर्तन जब आएगा तो लोग लाभान्वित होंगे। तो जनता पूरी दिल से जुड़ हुई है मोदी जी के साथ में। यही आपने देखा होगा आयुष्मान भारत जो योजना है, आपने देखा होगा कि करीब करीब अब तक स्वास्थ्य मेला लग चुके हैं 12 लाख से ज्यादा, तो 12,87,000 के आसपास स्वास्थ्य मेला हर संडे को लगते हैं। जनधन औषधालय और जो है वहां पर आपको दवाइयां मिलती हैं। आयुष्मान कार्ड बरेली जिला में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अग्रिम पंक्तियों में खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ पर लाभान्वित होते हैं आयुष्मान कार्ड से लोग। मेरे दोनों अस्पताल है, वेदांता मेडिसिन, दोनों में भी आयुष्मान कार्ड बड़े शिद्दत से चलता है और लोग आते हैं और हर चीज़ का इलाज जो भी कवर होता है, और बस उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी, वेरिफिकेशन होता है कार्ड सही है गलत है, उसका इलाज होता है। तो ये सारी सुविधा मुझे कई लोग ऐसे मिले जो कि मतलब आयुष्मान कार्ड से, ऐसे ही मेरे पास कई सारे पेशेंट हैं जो कि बड़ी दिनों से बीमारी में परेशान थे। एक वो सज्जन थे, उनके कान ही खराब था, कान में मवाद आता रहता था, सीएसएम बोलते हैं इसको, सीएसएम, बहुत लंबी बीमारी चली आ रही थी। वो 15-20 साल से मजदूर आदमी था। तो जब मैंने उसको देखा, आयुष्मान से उसका इलाज हुआ, मैंने उससे पूछा, मेरे अस्पताल मेडिसिटी दूसरे स्तर की बात है, कह रहा डॉक्टर साहब हम तो पिछले 15-20 साल से परेशान थे, हम पे इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम आके इलाज करा पाएं। लेकिन जब भी हमको मिली जानकारी, हमने कार्ड बनवाया, तो हम आने पर डर रहे थे पता नहीं अस्पतालों में इलाज होगा नहीं होगा। जब आए तो हमें कहीं दिक्कत ही नहीं हुई, कार्ड लगाया, पेमेंट की कोई झंझट ही नहीं था, और प्रधानमंत्री जो कार्ड दिया उसके निःशुल्क हमारा पूरा इलाज हो गया। तो कितने जो ऐसे लोग जुड़ते हैं तो कितने दवाएं देते हैं। तो इस तरीके से जनता पूरी कनेक्टेड है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मोदी जी के साथ। मोदी जी की जो कार्यशैली है उससे विपक्षी जो खेमा है उसमें बड़ी हलचल सी मची हुई है। गठबंधन को लेकर भी कई चीजें देखें, अब रार दिखी रही है साफ तौर पे, तो थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे। देखिए गठबंधन, इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस में आपने देखा होगा कि वो रोज आपस में वो क्या है कि जो बंगाल में जो दीदी हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं। जब प्रदेश में बात निकल के केंद्र में आते हैं, नेशनल में राजनीति में, तो साथ हो जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र का हाल है, यही हाल इन लोगों का मध्य प्रदेश में भी देखा हुआ, अखिलेश जी नाराज हो गए थे इन लोगों से। यही हाल यूपी का है। अब वो सपा को लाने की बात कर रहे हैं तो सपा कह रही है मैं हट जाएंगे गठबंधन से। अब यही जेडीयू का हाल है कि जेडीयू और जो आरजेडी आपस में मिले तो एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार बैठे थे। ये गठबंधन कहाँ है? जब आप दूसरी पार्टी को निगलने की तैयारी करेंगे तो वो सतर्क हो गए, उन्होंने ललन सिंह को हटा के खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो वो खुद ही आपस में इतनी असुरक्षा है इन दोनों सभी लोगों में कि ये समझ में आता है कि अगर हम साथ, देखो मजबूरी है इनकी साथ में आना, क्योंकि भाई इनकी राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। अब इन्होंने बिहार में जाति कार्ड खेला और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं बैठ के, हमारे श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई कि आईएएस कितने हैं उसमें ओबीसी। अरे भाई आईएएस अपनी प्रतिभा से ऊपर आता है। आप सरकार आईएएस नहीं होती, सरकार में मंत्री कितने हैं ओबीसी और इस समाज के कितना प्रतिनिधित्व आप देखो ना। आपने देखा होगा कि यही एक पार्टी भाजपा है जहां पर अब मैं आपको पुराना छोड़ दीजिए, जब से हमारे माननीय अटल बिहारी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी जी और हमारे जो लालकृष्ण आडवाणी जी ने पार्टी के संस्थापक थे, आप 1998 से अब तक भाजपा में 8 लगभग मतलब हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना। ये मैं 98 से बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। और उससे पहले आप देख लीजिए, उससे पहले भी हमारे पास माननीय जो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी भी रह चुके हैं अध्यक्ष, श्री अटल बिहारी जी भी रह चुके हैं। और अब तक और पार्टी में क्या है, कांग्रेस का देख लीजिए। जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है आजादी के बाद से
तो गांधी जी से लेके गांधी ही चल रहा है अभी। अब वो गांधी है भी नहीं, ये भी नहीं जानते, उनको गांधी का मतलब भी नहीं पता ABCD, लेकिन गांधी सरनेम लगा हुआ है और उसके लिए वो इतना कंफ्यूज रहते हैं। उनको मैं क्या बोलूं, वो खुद ही एक प्रसार के माध्यम बन जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। बड़ी गनीमत है, पिछली बार मैंने सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी भी दी थी कि वो 7 दिसंबर से पिछली बार वो छुट्टी जा रहे थे। पता नहीं कौन सी सद्बुद्धि आई कि छुट्टी उन्होंने कैंसिल कर दी। विदेशों में जाते हैं, भारत माता को गाली देते हैं, अब शब्द बोलते हैं। तो ये जनता इनको जानती है। अगर ये जनता से जुड़े होते, अगर राजनीति इस तरह की पॉजिटिव करते, तो इनको खुद सकारात्मक परिणाम मिलते। अब आप देखो, स्टालिन जैसे नेता, उसका बेटा उदयनिधि, फिर उसके बाद में बिहार से आवाज आती है, फिर यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज आती है। अभी फिलहाल, अभी जल्दी में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है, लालू यादव की पार्टी का एक विधायक जिस बदतमीजी से, जिस अभद्र व्यवहार से सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। आप किसी अन्य संप्रदाय, अन्य किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करके देखो। क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, सनातन धर्मी, हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, ना उसको पसंद करते हैं। कोई अगर हिंसक बात भी करेगा तो उसे लोग चुप कर देंगे, कह देंगे शांत हो जाओ, ये गलत कर रहे हो। अगर कोई, हमें भी देखा हुआ, कोई अगर कोई हमारे समाज में कोई बड़े बुजुर्ग को भी कोई गाली देता है, अभद्र व्यवहार करता है, तो उसे बच्चे समझाते हैं, ना कि उसको अटैक करते हैं। अन्य जगह क्या है, आप और जगह करके देखो, पता चल जाएगा आपको। जो लालू यादव जी और जो तेजस्वी जी हैं, जो कुछ उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। बताइए, पल्ला झाड़ने वाली बात है। उन्हें दीदी के बाद ए राजा। अब इनके बारे में मैंने कहा भी था कई लोगों से कि आप इनकी माताजी थी स्टालिन, उदयनिधि जी की, वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, भगवान श्री गणेश की आराध्य थी, पूजा करती थी। ये स्टालिन साहब के जो बेटे हैं उदयनिधि, ये हर इतवार को तो चर्च में मिलते हैं। तो ये न तो हिंदू रहे, न ये ईसाई है, क्रिप्टो ईसाई बीच की कड़ी अपना रहा है। तो ये पता तो चलना चाहिए, इनके धर्म का तो पता चले कि जो अपमान कर रहे हैं ये किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आखिर कि किस एजेंडे के थ्रू ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो चूंकि अब कौन जवाब दे, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। 140 करोड़ जनता और मोदी जी ने जो इतने योजनाएं चला रखी है, सब सुखी हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। जब समय आएगा वोट का तो इनको जवाब मिलता है, तो ये फिर बिलबिलाते हैं, घूमते हैं, फिर कहते हैं कि EVM में कमी है, अपने कर्मों को देखते नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, जो बोओगे वो पाओगे। ये कहा गया है कि ना कोई आता है, ना कोई खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, ऐसा नहीं है। आप आते हो तो कर्मों को अपने लेके आते हो, जो आप भाग लेके आते हो, जो कर्मों से बनता है पूर्व जन्म से, और जब जाते हो तो कर्म आपके साथ जाते हैं। ये बात ठीक है, धन तो नहीं जाता, बाकी चीज सब ये रह जाती है, लेकिन आपके जो कर्म है, जो आप कार्य करते हैं, वो सब आपके साथ जाते हैं। जी सर, राम नगरी, जिसे अयोध्या नगरी कहते हैं, मैं राम नगरी कह रहा हूं। तो राम नगरी 22 तारीख को बड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कई लोगों की योजनाएं वो बाहर की जाएंगी, कई चीजें बोली हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि 22 तारीख को किस इस प्रकार के कार्यक्रम और किस तरीके से, क्या ये वास्तव में 2024 को लेकर कुछ चुनावी माहौल बनाने की तैयारी है? ये आपका सवाल ही गलत है। चुनाव माहौल को मतलब ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, एक समय तय किया गया था। बाकी एक अलग ट्रस्ट है, न्याय ट्रस्ट, उन्होंने उसका भूमि पूजन किया। एक तरीके से अपने आप स्वतः प्रक्रिया से, ये चूंकि इतना हिंदू समाज में, जनमानस में आत्मविश्वास था कि जब से 500 साल से लड़ाई चली आ रही है, तब से वो वहां पर मंदिर की शिलाओं का वहां पर खुदाई, ये आज एक दिन में नहीं हो गया, वो लगातार वहां पर कार्य चल रहा है। बाकी ईंटें बाहर रखी हुई हैं। तो उन्हें सबको, जनमानस को विश्वास था कि एक ना एक दिन हम सब 140 करोड़ देशवासियों का स्वाभिमान जागेगा और हमारे जो आराध्य है, जो हमारे इस जिनकी जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, जिनकी जन्मभूमि है, वहां पर उनको जो है, भले ही वो तो ईश्वर है, उनको कोई न्याय देने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था बनी हुई है तो सभी लोग रहते हैं, उनको सबको साथ लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसका सम्मान करते हुए सभी लोगों ने उसको सराहा और मंदिर बनाने की एक मार्ग प्रशस्त हुआ इस सरकार में। तो सब लोग उसमें बनाने की भागीदारी लगा रहे हैं। तो इसको चुनावी मुद्दा है ही नहीं, ये तो आस्था से संस्कृति चुनाव मुद्दा है। लोग इसमें अपना कार्य कर रहे हैं। उसकी एक समय सीमा पहले से तय थी कि इतने दिनों में मंदिर तैयार होगा। एक स्वतंत्र बॉडी है, ना तो वो सरकार के अधीन काम करती है, ना हम लोग उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। ये ठीक बात है
कि हम सब लोगों के लिए गौरवान्वित हैं, तो सब लोग उससे बड़ा प्रभावित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान भी किया है कि 22 तारीख को आप अपने अपने घरों में रहें, अपने घर को ही अयोध्या बनाएं, अपने घर को ही श्री राम का जन्म जो है जहाँ हुआ है उसी की तरह घर को सजाएं। अपने नगर को, अपनी बस्ती को, अपने शहर को, जिले को आप वहाँ ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों में रह के, अपने दिए जला के या घर को सजा के उसको मनाएं, दिवाली की तरह उत्सव मनाएं। और जब ये निकल जाएगा 22 तारीख, वहाँ पर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब उसमें नई प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, पूजन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी 22 तारीख के बाद में 23-24 जिसको जब समय मिले वो जाएं और दर्शन करें। मंदिर तो अभी धीरे धीरे आगे और भी उसके, देखो स्टेज बंद था, जो पहली मंजिल था, जो मंजिल जहाँ से जो काम होना है वो पूरा बन चुका है, इसलिए उस पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है। इसके अब आगे की जो और है, क्योंकि वो मंदिर में काफी लंबी जगह है, उसमें और चीजों का निर्माण होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े शालीनता से, संगीता से हम लोगों को दिशा निर्देश, मतलब सभी समाज के सब लोगों को साथ लेके चले हैं। और वहाँ एक बहुत बड़ी मंदिर के साथ साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है, जहाँ से मक्का से हमारे जो पवित्र स्थल है हमारे मुस्लिम भाइयों का, वहाँ से एक वहाँ के जो क्या बोलते हैं, इमाम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वहाँ के वो आएंगे, वो उसका नवाज अदा कराएंगे। तो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छी वो विश्व की ऐसी मस्जिद है कि वो पाकिस्तान में वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो बड़ा प्रभावित है इस बात से कि भारत जैसे देश में, भारत जो सरकार को हम कहते थे कि भारत ऐसे काम करती है, वो मस्जिद बनवा रही है उनके लिए। अब वो अलग बात है, यहाँ के विपक्ष के लोग, यहाँ हमारे कोई हैदराबादी भाईजान लोग या और लोग उसको ना माने, क्योंकि उनकी राजनीति है, राजनीति भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि मिस मोदी सरकार में सबको साथ लेकर चला गया है, सब साथ में है, यही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ। और सबके जो भी, मतलब मुझे लगता है कि कहीं कोई नहीं कह सकता कि मेरे लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लेके मोदी सरकार ने काम किए हैं। और मुझे लगता है अब जैसे देखा हुआ आपने कि उससे पहले जो पूरा नेटवर्क था, लगभग 300 किलोमीटर मेट्रो नहीं थी पूरे देश में, आज 1000 किलोमीटर से ऊपर जा चुकी है। आपने देखा होगा करीब 387 के आसपास मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज लगभग डबल से ऊपर जा चुके हैं। हर जिले में लगभग आप देखिए, यूपी में ही कितना, हमारे बरेली में ही आप देखिए, आसपास के जिलों में देखिए, नेट हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। तो नेटवर्किंग, हमारा जो रोड का नेटवर्क है, आप देखिए विश्व में दूसरे नंबर पर आ चुका है। बहुत अच्छी सड़कें हो चुकी हैं, तो हर जगह। और बिजली का आप देखिए, हर गांव में, अभी मैं देख रहा था कि ऐसे ऐसे गाँव जहाँ 18 मतलब बिजली नहीं पहुंची, 18 गाँव ऐसे थे तो आज़ादी के बाद से बिजली नहीं पहुंची, अब बिजली पहुंच रही है। चलते चलते सर, भावी पीढ़ी को, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा देखिए, मैं कई जगह जाता हूं तो एक सवाल मिलता है कि बड़ा टेंशन में युवा रहता है, कंपटीशन की लाइफ है। तो आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को ले आइए, जीवन को हंस खेल के जीजिए। म्यूजिक बहुत जरूरी है, साथ में एक्सरसाइज और आपकी दिनचर्या। आपको देखिए 7 से 8 घंटे आपको सोना ही है, समय पर सोइए, समय पर उठिए। और अपने जीवन में जो आपका जो एक्सरसाइज है और डाइट कंट्रोल है, फास्ट फूड से थोड़ा दूर हो जाइए। फास्ट फूड में कहीं ना कहीं केमिकल्स या ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं, मिली होती हैं, जो आपको प्रिजर्वेटिव्स जो आप खाते हैं शरीर में जाते नुकसान होता है। कभी कभार महीने में 1 आध बार आपको फास्ट फूड सेवन करना पड़े, बात ठीक है। अदरवाइज और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ, युवा में स्ट्रेस बहुत हो रहा है आजकल। तो स्ट्रेस के लिए आपको सबसे बड़ा तरीका है कि आप थोड़ा समय, जिस संप्रदाय धर्म को मानते हैं, जिसको आराध्य मानते हैं, उसको जरूर थोड़ी देर याद करिए, नहा धो के, और अपने परिवार के साथ बैठिए। परिवार के साथ जब आप अपने एकल जीवन जिएंगे, मोबाइल से जुड़े रहेंगे, मोबाइल में चीज़ों पर अनगिनत फालतू चीज टाइम वेस्ट करेंगे, लोगों से जिससे पूछो। अभी मैं एक जगह कल मिल रहा था, उन्होंने कहा अक्सर भाई को, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी प्रोफेशन का नाम नहीं लूंगा, नहीं कहेंगे साहब हमको टारगेट कर रहे हैं। तो वो मिले कि अक्सर बताइए हम पे समय नहीं है, मैंने क्यों, आप करते क्या है? बोले अक्सर सुबह 8 बजे जाते हैं और दिन में 2 बजे आ जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, और फिर 2 उठते हैं तो 5 बज जाता है, फिर शाम हो जाती है, फिर और काम में लग गए, फिर खाना खाया, फिर पता नहीं चलता दिन खाने के समय नहीं रहा, सब क्या कर। अब बताइए, इतना समय है, आप सो भी रहे हो। मतलब आप अब ऐसे अगर करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सीख लीजिए, जो कि रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो आपको अपने शेड्यूल को एक उसमें लेके आए
और कभी कोई लापरवाही ना करें, स्वयं सेवन मेडिकेशन ना करें। 35 साल से ऊपर अगर कोई 40 साल का है तो मेरी सलाह है उसको कि शुगर का, थायराइड का, ईसीजी का समय समय पे इन चीज़ों को जांच करते रहें। अपने एक फिजिशियन को भी, सबके मित्र होते हैं, आप जांच कराएं और कोई भी बीमारी को नेगलेक्ट ना करें। इन दोनों जाड़ों में जो स्ट्रोक की बीमारी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी ब्लड की जो हमारी जो खून की जो नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, बहाव थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इस समय जो मैं सबको कहता हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने जो होते हैं ये ठंड में, इसमें स्ट्रोक और एमआई यानी कि हार्ट के पेशेंट और ब्रेन के जो स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो अपना सुरक्षित रहें, घर में रहें। अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है तो बाहर ना निकलें। इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठंड से बचें, कानों को ढकें, फैशन के चक्कर में कान को खुले ना छोड़ें, कपड़ों को पहन के रहें और इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो मुझे लगता है और अपनी संयमित जीवन जिए, ऊपर की तरफ ना देखें, अपने से देखें हमसे नीचे कितने लोग रह रहे हैं, हम कितनों से अच्छे हैं, तब आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। यही मेरी युवाओं के लिए संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।